तो वेलकम एस्पिरेंट, स्वागत है आपका स्टेज लर्निंग क्लासेस में। आई होप्स ऑल आर फाइन वर्किंग गुड। तो डियर एस्पिरेंट, जैसे कि आप देख रहे थे कि आपकी यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है, जिसमें से आपने 12 दिसंबर 2017 का पेपर आपने देखा होगा, जिसमें पूरी कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझाया गया था कि क्वेश्चन के साथ साथ ही आप कॉन्सेप्ट को सीख ले रहे होंगे और बिल्कुल A1 क्लास के बेस्ट ट्रिक्स उसमें अप्लाई किए गए हैं। और आप ऐसे ही हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और लेक्चर को देखते रहिए। और इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लगाएंगे 13 दिसंबर 2017 की रीजनिंग की पेपर। इसमें भी आप देखेंगे कि मतलब बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और क्वेश्चन के साथ साथ ही आप कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। अगर आपने अभी तक किताब भी नहीं खोली होगी फिर भी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं दिया हुआ है CDE WVUGHL। इसके बाद पूछा गया आगे की सीरीज में क्या होगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको ध्यान से देखना होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन पे आप सॉल्व करने के लिए लेटर का नंबर आपको हमेशा याद होना चाहिए और साथ ही साथ लेटर का अपोजिट वर्ड याद होना चाहिए। जैसे कि ए का आपका होता है जेड, डी का होता है वाई, डी का होता है डब्ल्यू। इस तरह से पूरी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, पूरी रटी होनी चाहिए। तब उसी ट्रिक्स को हम देखेंगे यहाँ पे कैसे सॉल्व हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सी, जो कि स्मॉल लेटर में है, डी स्मॉल लेटर में है, इसके बाद क्या दिया है डब्ल्यू। तो CDEWVU आप देख रहे हैं, इसमें कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है। तो ध्यान से देखें तो हम अपोजिट लेटर अगर लेते हैं तो सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। ओके, सी का अपोजिट एक्स होता है और एक्स में से जिसका नंबर होता है 24 और 24 में से एक माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 23, जिसकी वैल्यू क्या होती है डब्लू। तो आपने देखा कि सीरीज जो सी है उसका अपोजिट वर्ड लिया हमने एक्स और एक्स में से एक घटाया जिसका आया 23, तो वो हो गया डब्लू। तो यहाँ पे देखते हैं आगे क्या हुआ है। यहाँ पे तो अपोजिट होके -1 हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है डी का अपोजिट क्या होता है, डी का होता है डब्लू, ड्यू। जैसे कि मैंने बताया था डी का अपोजिट क्या होता है डब्लू, तो डी का डब्लू हो जाएगा। तो डब्लू में से डब्लू का नंबर क्या होता है 23 में से एक घटाएंगे कितना आएगा 22 किसका होता है वी का। तो ये आपने देख लिया, ये 22V, मतलब एक इधर भी माइनस हुआ। उसी तरह यहाँ भी हुआ होगा, ई का होता है अपोजिट क्या होता है वी में से एक घटेगा कितना आएगा 21 आपका यू होता है। तो आपने देख लिया, तो मतलब अपोजिट होके एक माइनस हो रहा है। तो और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे दो लास्ट में, यहाँ पे पहला लास्ट लेटर आपका कैपिटल में था, यहाँ पे दोनों के स्टार्टिंग लेटर कैपिटल में है। तो हमें ध्यान ये देना होगा कि आने वाले ऑप्शन में पहले दो लेटर आपके कैपिटल में होंगे। ओके, तो यहाँ पे भी अपोजिट वर्ड पहले लगाते हैं, अपोजिट करके माइनस करते हैं। जी का क्या होता है टी होता है, टी में से एक घटेगा कितना आएगा, टी का नंबर 20 में से 1 माइनस आपका 19, तो हो जाएगा एस आपका कैपिटल लेटर में होगा क्योंकि यहाँ पे पहले ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर थ्री आपका यहीं पे बन जाता है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर दिया है कैपिटल SRQ। किसी में भी एस आपका कैपिटल लेटर में नहीं दिया गया है और न कि एस दिया हुआ है, बस पहले में दिया है तो उसमें स्मॉल लेटर में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट बनता है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे कि देख रहे होंगे बोर्ड पे आ गया होगा, क्या दिया है 2, 8, 81, 32, 54। तो इसमें क्या बताना है हमें, रॉन्ग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज, हमें रॉन्ग नंबर बताना है। तो देख रहे होंगे आप इधर क्या दिया हुआ है, 2 आपका क्या हो रहा है इवन हो रहा है, 8 क्या हो रहा है इवन हो रहा है, इवन नंबर है, और 81 आपका ऑड नंबर है, विषम नंबर है। उसके बाद क्या दिया 32 इवन है और 54 इवन है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला 81 आपका विषम संख्या है, बाकी सारे सम संख्या है। तो 81 आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट बनता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सेकेंड का करेक्ट बनता है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। ओके, स्टेटमेंट दिया है फिर कंक्लूजन दिया है, हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है, हमें लॉजिक के हिसाब से लगाना होता है। तो इसमें स्टेटमेंट क्या दिया है, नो नर्व इज आर्टरी,
नो नर्व इज आर्टरी, मतलब कोई भी नर्व आर्टरी नहीं है। ओके, दूसरा क्या दिया स्टेटमेंट, नो कैरेक्टर इज वॉल्व, कोई भी कैरेक्टर वॉल्व नहीं है। ओके, अब इसके बाद कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन में देखते हैं सम आर्टरीज आर नॉट नर्व, ऐसा कहीं दिया गया है सम आर्टरीज और नॉट नर्व? यस, ऐसा तो बिल्कुल इसमें कहा ही गया है कि कोई भी आर्टरीज नर्व नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम आर्टरीज आर नॉट नर्व, कुछ आर्टरीज नर्व नहीं है, तो बिल्कुल पूरे आर्टरीज ही नर्व नहीं है, तो पहला कंक्लूजन फॉलो होता है। दूसरा आप देखते हैं, दूसरे में क्या कह रहा है, सम कैरेक्टर्स आर नॉट वॉल्व्स। ओके, सम कैरेक्टर और नॉट वॉल्व्स, कुछ कैरेक्टर वॉल्व्स नहीं है, तो यस दूसरा कंक्लूजन भी फॉलो होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट बनता है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पे आ गया होगा, बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा डिफरेंट है। ओके, तो पहले ऑप्शन में देखते हैं, पहले ऑप्शन में सारे ऑप्शन में ट्रायंगल बनाए गए हैं, वन साइडेड शेडेड हैं। ओके, क्या डिफरेंट है, तो पहले दूसरे तीसरे ऑप्शन में आप देख रहे हैं बॉर्डर लाइन बनाई गई है, अंदर से एक बॉर्डर लाइन बनाई गई है जिसमें जो कि यू शेप का है, बाकी फोर्थ ऑप्शन में आपकी नहीं बनाई गई है। ओके, आप देख रहे होंगे कि सारे में एक यू शेप की पहले में बॉर्डर शेप बनाई है अंदर, जैसे कि ये बना हुआ है तो अंदर यहाँ पे ऐसे बना दिया है, पहले में भी बनाया है और दूसरे में भी बनाया है, इसी तरह तीसरे में भी बनाया है। आपका फोर्थ ऑप्शन में नहीं बनाया गया ये। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन आपका डिफरेंट बनता है, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपको ऐसे ही ध्यान से देखना है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कुछ भी बहुत टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, कला सेज दैट अरुण एज इज अंडर 42। ओके, कला कहती है, कहता है या कहती है कोई होगा, अरुण एज इज अंडर 42, मतलब अरुण का जो उम्र है, अरुण का उम्र 42 से कम है। ओके, 42 से कम है। ओके, अरुण एज इज अंडर 42 बट ओवर 36, मतलब कि 42 से छोटा है और 36 से बड़ा है। ओके, जैसे कहा इसने मैंने लिख दिया। सुरेश सेज दैट अरुण एज इज लेस देन 39, अरुण का जो एज है 39 से कम है, बट मोर देन 34। अब सुरेश के हिसाब से क्या कह रहा है कि अरुण की एज है लेस देन 39, ओके, एंड मोर देन 34। ओके, तो इफ एवरीवन इज राइट अबाउट द अरुण एज फॉरकास्ट, व्हाट विल बी दी अरुण एज। कह रहा है कि अगर हर कोई जो दोनों बताए हैं अरुण की उम्र के बारे में, अगर दोनों सही हैं अपनी जगह पे, तो अरुण का एज क्या हो सकता है। तो हम पहले के हिसाब से चलते हैं, इसके हिसाब से अरुण की एज क्या क्या हो सकती है, मतलब 36 से बड़ा है तो 37 हो सकता है, 38 हो सकता है, 39 हो सकता है, 40 हो सकता है और 41 हो सकता है। और वहीं पे अगर हम सुरेश के हिसाब से देखें तो ये 34 से बड़ा है तो 35 हो सकता है, 36 हो सकता है, 37 हो सकता है और 38 हो सकता है। अब हमें देखना होगा कि इन दोनों के कहे हुए अनुसार कौन सा कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आएगा वही इनका अरुण का एज हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो देखते हैं कौन कौन सा 37 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 37 यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद कौन सा कॉमन है, 38 कॉमन है, 35 36 बाकी सारे कॉमन नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब अरुण का जो एज है या तो 37 होगा या फिर 38 होगा, इन दोनों में से कोई होगा। ऑप्शन देखते हैं, तो पहले ऑप्शन में दिया है 34 नहीं, 34 नहीं होगा क्योंकि 37 या 38 ही हो सकता है। दूसरा दिया 39 भी गलत है, और तीसरे में दिया 36 भी गलत है, और चौथे में दिया है 38। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट बनता है, अरुण की एज 38 है। अगर ऑप्शन में 30 आपका 37 दिया होता तो अरुण की एज 37 भी हो सकती थी। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से
अरुण की एज 38 होगी। ऑप्शन नंबर 4। निशा अपने ऑफिस से पूर्व दिशा में सीधे 7 किलोमीटर चलती है। ओके, निशा जो है, एक निशा है, मान लेते हैं इसका घर यहाँ है। वह अपने ऑफिस से, इसका ऑफिस, निशा का ऑफिस मान लेते हैं यहाँ पे है। वो अपने ऑफिस से पूर्व दिशा में सीधे 7 किलोमीटर चलती है। पूर्व दिशा में मतलब ईस्ट की तरफ 7 किलोमीटर चलती है। चल गई 7 किलोमीटर भाई ईस्ट की तरफ। ओके, ईस्ट की तरफ हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वो बाएं मुड़ती है। ओके, और 5 किलोमीटर चलती है। इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। बाएं मुड़ा देते हैं हम, बाएं मुड़ा दिए, 5 किलोमीटर चला दिए हमने इसको। ओके, अंत में वह बाएं मुड़ती है और फिर से वो बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ा दिया इन्होंने और फिर बाएं चला दिया, तो इसका लेफ्ट यहाँ हो जाएगा। फिर वह अपने ऑफिस से किस दिशा में है, तो हमें इसके ऑफिस से किस दिशा में है, तो आप देख सकते हैं ये अगर इसका ऑफिस था, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। ओके, तो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये होगा आपका नॉर्थ ईस्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बन रहा है नॉर्थ ईस्ट, तो बिल्कुल उत्तर पूर्व दिशा आपका होगा। ऑप्शन में देखते हैं, उत्तर पूर्व दिशा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही बनता है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिए गए विकल्पों में से अक्षर का बेजोड़ समूह ज्ञात कीजिए। ओके, बेजोड़ समूह ज्ञात करना है, तो ऑप्शन सामने आपके क्वेश्चन आ गया होगा, दिया है BBE, BEF, BHI, AGC, ये आपके दिए हुए हैं। तो इनमें आपको बेजोड़ बताना है। फटाक से लिख लेते हैं, BBE, BEF, BHI और AGC। ओके, ये दिए हुए हैं। तो इसमें पहले तो जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे जब भी लेटर वाले क्वेश्चन आते हैं तो पहले आप लेटर के सीरीज को फॉलो करेंगे, ABCD कैसे मैच कर रहा है, उल्टा सीधा नंबर कैसे मैच कर रहा है। ओके, तो पहले ये करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं B हुआ है, फिर B हुआ है, फिर B हुआ है, फिर A हो गया, 2 2 2 1, ऐसा तो कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा। फिर आगे देखते हैं, 2 E अब तक 5 नंबर, इसका 2 5 8, H का 8 हो जाएगा, फिर 7, फिर कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, ऐसे तो कोई नहीं बन रहा है सीरीज। फिर आगे देखते हैं। अब ऐसे में आपका कोई भी सीरीज, आपका लेटर का नंबर अपोजिट वर्ड नहीं फॉलो कर पा रहा है, तो आप क्या कीजिए, इनका लेटर के नंबर का सम निकालिए और देखिए फिर क्या होता है। तो पहला क्या दिया है, 2 + 5 कितना हो जाएगा, 9। BE आपका देखते हैं, 2 + 5 + 6, 5 2 7 7 6 13। BHI के देखते हैं, 2 + 8 + 9, 8 2 10 10 9 19। AGC का देखते हैं, 1 + 7 + 3, 7 3 10 1 11। तो आपको क्या क्या मिला, 9 मिला, 11 मिला, 13 मिला, 19 मिला। तो नोटिस क्या कर रहे हैं आप, 11 13 19 ये सारे प्राइम नंबर हैं। ओके, ये सारे प्राइम नंबर हैं, बाकी आपका 9 बनता है आपका ऑड नंबर। तो ये आपको डिफरेंट मिला BBE। देखते हैं ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, BBE ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट बनता है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ओके, तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो दोस्तों साथ बने रहिए वीडियो में, बहुत ही आसानी से आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, रवि ने स्कूल जाने के लिए बस किस समय पकड़ी थी। ओके, एक रवि स्टूडेंट है, मतलब वो स्कूल डेली बस से जाता है। तो रवि ने, एक समय की बात की जा रही है कि रवि ने स्कूल जाने के लिए बस, कौन सी बस पकड़ी थी। ओके, किस समय बस पकड़ी थी ये पूछ रहा है। तो पहला इसका स्टेटमेंट दिया है, रवि से रोज़ाना वाली बस 8 बजे, जो 8:25 पे जो सुबह में जाती है वो छूट गई। ओके, मतलब रवि जो है रोज़ 8:25 पे स्कूल जाता था बस से, आज वो छूट गई।
एक बस प्रत्येक 10 मिनट पर आती है, और बताया गया है कि हर एक बस हर 10 मिनट में आती है। ओके, तो मतलब अगली बस कितने बजे आएगी? 8:35 पे आएगी, उसके बाद 8:45 पे आएगी, उसके बाद 8:55 पे आएगी। ओके, फिर आगे देखते हैं दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा है। रवि सुबह 8:55 की बस नहीं पकड़ पाया और उसके बाद की कोई भी बस नहीं पकड़ पाया। मतलब रवि जो 8:55 वाली बस है इसे भी नहीं पकड़ पाया। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको मिला दो टाइम मिला है, 8:35 और 8:45। इसी दोनों पे बस रवि ने पकड़ी होगी तो पकड़ी होगी। ओके, तो उसके बाद ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? ऑप्शन ये दिए गए हैं कि दोनों को स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद क्या आपको लगता है कि उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं? कौन सा स्टेटमेंट देने के लिए पर्याप्त है या फिर दोनों देने के लिए पर्याप्त हैं उत्तर? तो ये देखना है आपको। तो हमें क्या मिला कि दोनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद भी अभी भी ये डाउट है कि 8:35 पे गया कि 8:45 पे गया। तो इसके हिसाब से तो दोनों कथन एक साथ मिल के भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकेंड में ये आपको दिखाई देता है। ओके, ऑप्शन नंबर सेकेंड, इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या दिया है? VENTURE को क्या लिखा गया है? UCKPPLX। मतलब किसी कूट भाषा में, किसी कोड लैंग्वेज में वेंचर को UCKPPLX लिखा गया है। तो इसी प्रकार से इसी कूट भाषा में, इसी कोड लैंग्वेज में प्रोसेस को क्या लिखेंगे, ये बताना था हमें। प्रोसेस, तो देखते हैं V का कितना नंबर होता है? 22, U का होता है 21, तो -1 हुआ। E का कितना होता है? 5, और C का कितना होता है? आपका C का क्या होता है? 3 होता है, तो ये क्या हुआ? -2। तो इतना करके देख लेते हैं। P नंबर होता है 16, 16 में 1 घटाएंगे तो क्या आ रहा है आपका? वो आएगा। R में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? R होता है 18 नंबर, 18 में से 2 घटे कितना आएगा? 16 आएगा, तो OP आएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या किया गया है। N कितना होता है? 14, 14 होता है। K का कितना होता है? 11, तो मतलब 14 में से फिर -3 हुआ है, मतलब एक बार -1 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर जाके -3 हुआ, इसी तरह आगे बढ़ता जा रहा है। फिर -4 होगा, T का होता है 20 और P का होता है 16। तो ये सीरीज फॉलो हो रही है दोस्तों। पहले -1 हो रहा है, फिर -2, -3, -4 इस तरह हो रहा है। तो इसी तरह हम बढ़ाएंगे। तो इधर -1 कर लिया था हमने, -2 कर लिया, -3 करेंगे तो 15, 15 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 12, 12 का क्या होता है? L होता है। ऑप्शन में क्या बन रहा है? कोई OPL, OPL ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट बनता है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, ये तो यहीं पे समझ में आ गया था कि -1 घटेगा तो O आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही O दिया गया है। तो आपको बस पहले नज़र में पहचानना है, लंबा प्रोसेस नहीं खींचना है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। प्रत्येक गीत संगीत है, ये भी वही है, कथन वाले हैं। फिर निष्कर्ष दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा नहीं सही है। तो क्या दिया गया? प्रत्येक गीत संगीत है। प्रत्येक गीत संगीत हैं। ओके, प्रत्येक गीत संगीत है। दूसरा क्या दिया है? कोई भी ध्वनि संगीत है, मतलब कोई भी ध्वनि हो सारे संगीत हैं। तो मतलब इसी में संगीत के अंदर क्या आ जाएगा? ध्वनि भी आ जाएगा। ओके, ध्वनि भी आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं निष्कर्ष को। कुछ गीत ध्वनि है, कुछ गीत ध्वनि है, तो नहीं, इसके बारे में कुछ ऐसा बताया नहीं गया है, तो पहला आपका कंक्लूजन गलत बनता है। दूसरा क्या बोला गया है? कोई भी ध्वनि गीत है, कोई भी ध्वनि गीत है, नहीं, तो ये भी नहीं बताया गया है। तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड किस में बन रहा है? न तो फर्स्ट और न ही सेकेंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट बनता है अपना। ओके, ना ये चाह रहा है कि जो Q है वो C की पुत्री है, और C जिसका विवाह
ए से हुआ है, तो सी का विवाह ए से हुआ है। ओके। यदि एम क्यू की पुत्री है, यदि एम क्यू की पुत्री है, मतलब क्यू की पुत्री कौन है, एम है, तो एम ए से कैसे संबंधित होगी, तो एम का रिलेशन ए से बताना है, तो क्या आपको दिख रहा है, एम क्या होगा, ये आपका ग्रैंड डॉटर, क्योंकि ये लड़की है और इसका जो भी रिश्ता होगा ये तो पोती का ही होगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन किसमें दिया, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट बनता है, ग्रैंड डॉटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, बोर्ड पे आ गया होगा क्वेश्चन, एक टैक्सी चालक सुबह सूर्य की दिशा की ओर टैक्सी चलाता है, मतलब एक टैक्सी चालक है जो सुबह को सूर्य की दिशा की ओर टैक्सी चलाता है। ओके, तो सूर्य की दिशा, तो सूर्य सुबह की बात की जा रही है, तो सुबह में सूर्य किस डायरेक्शन में उगता है, आपका किस में उगता है, पूरब में, मतलब कि इस डायरेक्शन में। तो ये बंदा टैक्सी किस डायरेक्शन में चला रहा है, इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि ये सूर्य की डायरेक्शन में ही अपना टैक्सी चला रहा था। तो कहाँ चला रहा है, ये इस डायरेक्शन में टैक्सी चला रहा है, मतलब ये बंदा यहाँ पे था, इस डायरेक्शन में टैक्सी चला रहा है। आगे क्या बोल रहा है, कुछ समय बाद वह दाएं मुड़ता है। ओके, वह दाएं मुड़ता है, कुछ समय बाद वह दाएं मुड़ता है, तो ये दाएं मुड़ गया। उसके बाद क्या बोला है, बाद में फिर से वह दाएं मुड़ता है। ओके, बाद में फिर से वो दाएं मुड़ता है, मतलब एक बार और आपको कहाँ मुड़ाना है, इसको दाएं मुड़ाना है। तो क्या हो जाएगा, अगर सीधे डायरेक्शन में होते हैं तो ये आपका राइट होता है, अब वहीं पर अगर उल्टे डायरेक्शन में हो जाते हैं, ओके, तो ये राइट है, तो इधर वाला आपका राइट हो जाता है, तो मतलब ये दाएं मुड़ता है, तो फिर से ये कहाँ मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा। ओके, अब टैक्सी चालक किस दिशा में जा रहा है, पहले तो ये इस डायरेक्शन में था, मतलब पूरब में था, अब किस डायरेक्शन में है, अब ये है वेस्ट डायरेक्शन में, जो कि आपका पश्चिम डायरेक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट बनता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर 13 क्या बोला गया है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें बिंदुओं को ठीक उसी तरह से स्थापित किया जा सकता है जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है, मतलब एक जो चित्र दिया गया है उसमें एक डॉट दिया गया है, आप जैसे बोर्ड पे देख रहे होंगे एक डॉट दिया गया, उस डॉट को आपको दिए गए ऑप्शन में वैसे ही बैठाना है जैसे कि आपके चित्र में पहले दिए गए चित्र में बैठाया गया है। तो कौन सा ऑप्शन में ये बिल्कुल वो पॉइंट आपका जाके बैठेगा वो आपको बताना है। तो कैसे दिया गया है, तो आप देख रहे होंगे कि एक सर्किल दिया है, फिर क्या दिया है, एक स्क्वायर बना दिया है इसने। ओके, फिर यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया है। ओके, एक रेक्टेंगल बनाया है और डॉट को कहाँ रखा है, बिल्कुल यहाँ रखा है। तो आप देखिए ध्यान से इसको, डॉट आपका कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो डॉट को आप देख रहे हैं स्क्वायर में आ रहा है और सर्किल में आ रहा है, रेक्टेंगल में नहीं आ रहा है। तो हमें भी ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिस ऑप्शन में आपका ये सर्किल और स्क्वायर का एक कॉमन पॉइंट हो। ओके, उसी में ये डॉट आएगा, और जिसमें रेक्टेंगल मतलब थोड़ा दूर हो और कॉमन पॉइंट आपका मिल जाए, आपका वो स्क्वायर और सर्किल के बीच में एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन देख रहे होंगे आप, सर्किल और स्क्वायर दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप तो हैं लेकिन बीच में ये रेक्टेंगल घुस गया है, तो कॉमन पॉइंट तो ख़त्म हो गया पहले में। ओके, वहाँ पे कॉमन पॉइंट नहीं बच रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत बनता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा में भी वही हुआ है, सर्किल और स्क्वायर का कॉमन पॉइंट तो था लेकिन रेक्टेंगल घुस गया जिसके वजह से वो कॉमन पॉइंट ख़त्म हो गया। अब ये तीनों का कॉमन पॉइंट बन जा रहा है, तो हमें क्या ढूंढना था, हमें बस 2 का कॉमन पॉइंट ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल गलत। तीसरा में भी वही हुआ है, तीसरा भी गलत बनता है। चौथे में क्या, चौथे में देखिए दोस्तों, चौथे में क्या दिया गया है, तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन तो गलत बन गया, चौथे में क्या दिया गया है, चौथे में एक सर्किल दिया हुआ है।
फिर एक स्क्वायर बनाया है, ओके। उसके बाद एक रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है। यहाँ रेक्टेंगल आया है, ठीक है, मानते हैं यहाँ रेक्टेंगल आया है, लेकिन यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो देखो, ये किसका कॉमन पॉइंट हुआ? सर्किल का हुआ। सर्किल का और स्क्वायर का हमें कॉमन पॉइंट मिल गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4 इसीलिए करेक्ट बनता है। आपको ध्यान देना, ये पॉइंट वाले क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना होगा, ठीक है, इसमें गलती नहीं करनी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका इनपुट और आउटपुट पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया होगा। इस क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन भले ही बड़े होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन को समझने के बाद आगे के 2 या 3 क्वेश्चन आसानी से लग जाते हैं, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन इस पर हमेशा अक्सर ही देखा गया है कि एक ही पैटर्न पे 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि एक ही क्वेश्चन पे बेस होते हैं। जैसे कि आपने इंग्लिश में पैसेज देखा होगा, एक पैसेज होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, उसी तरह ये भी होता है, एक क्वेश्चन दे देगा, फिर 3 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होंगे। तो इनपुट आउटपुट क्वेश्चन दिया गया है, तो हमें पहले क्या देखना होता, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पहले आप दिए गए इनपुट पे फोकस कीजिए और दिए गए आउटपुट पे फोकस कीजिए, उसके बाद पूछे गए इनपुट का आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। तो दिया गया इनपुट, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, दिया गया इनपुट क्या है? वेस्ट W18 वॉट्स। सीधे इसका आउटपुट देखिए, आउटपुट में क्या दिया है, आउटपुट आप देख रहे होंगे, आउटपुट में कैसे अरेंज किया है। तो B बेस्ट, फिर 6, फिर कवर्ड, फिर 18, फिर हाउस। तो आप देख रहे हैं जो लेटर हैं वो बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। पहले B आया, फिर C आया, फिर 8 आया, फिर W आया, फिर W आया, फिर यंग आया। मतलब कि आपने क्या देखा कि लेटर जो हैं बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। तो नोट कीजिए इसे फटाक से, लेटर आपके बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, ओके। आगे क्या हुआ है, नंबर कैसे जा रहे हैं, फिर नंबर 6, 18, 41, 63, नंबर भी बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। तो हमें अब दिए गए इनपुट का जो पूछा गया इनपुट है, इसी के बेस पे निकालना होगा, इसी के बेस पे उसका आउटपुट निकालना होगा। तो आप देखिए, तो दिया गया इनपुट क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि दोनों बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। पूछा गया इनपुट नियर, उसको आप n लिखिए, 55, लेटर के पास पहला वर्ड ही लिखेंगे, हम पहला ही लेटर लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। P, पाउंड का P लिख दिया, 85, फिर क्या दिया हुआ है 15, फिर दिया है T, फिर 01, फिर पुश, फिर गोल्ड, फिर 42 दिया हुआ है, ओके। तो ये दिया हुआ है। इसके बाद आउटपुट निकालना है हमें। तो इसमें पूछा गया है उपरोक्त चरणों में अनुसरण किए गए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के चौथा चरण, मतलब इस इनपुट का हमें आउटपुट का 4th स्टेज पता करना है, ये चौथे स्टेप में क्या दिखता है, ओके। तो पहला स्टेप देखते हैं, पहले इसे लॉन्ग सीखिए, फिर दिखाता हूँ मैं आपको 1 सेकेंड में ये कैसे लगेगा, ओके। पहला स्टेप 1 में क्या, तो हमें क्या करना है, लेटर को बढ़ते क्रम में लेना है और नंबर को भी बढ़ते क्रम में लेना है दिए गए इनपुट के अनुसार। तो लेटर, सबसे छोटा लेटर कौन सा है, N, P, 15, T, P, G। तो कौन मिल रहा है आपको, G आपका कितना नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। तो पहला स्टेप आपका हो गया G, ओके। उसके बाद जो चीज़ जैसे उसे उतार दीजिए और G को यहाँ से काट दीजिए। एक और पेन ले लेता हूँ। जो चीज़ है उसे वैसे ही उतार देना है, G को यहाँ से काट दीजिए क्योंकि G हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। 55, P, 85, 15, T, 01, P, 42, ओके। स्टेप सेकेंड में जाते हैं, G को उतारिए। इसके बाद हमें क्या करना है, नंबर लेना है। नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 01। तो यहाँ पे 01 को नोट कीजिए और वहाँ पे 01 को काट दीजिए, बाकी को सब वैसे ही उतार लीजिए। 55, सॉरी N55, P, 85, 15, T, P, 42,
स्टेप थर्ड में आते हैं। स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, पहले यहाँ तक लिखिए 0 1 जहाँ तक अरेंज कर चुके हैं हम। इसके बाद क्या आएगा, नंबर आएगा, और जो नंबर बढ़ते क्रम को फॉलो करेगा, मतलब 0 1 से जो बड़ा नंबर होगा वो कौन सा होगा, 55 85 15 नंबर 15। तो यहाँ पे 15 लिखते हैं, 15, बाकी को सारा उतार देंगे। तो N 55 P 85 T P 42। स्टेप 4 देखते हैं, हमें स्टेप 4 ही पता करना था, अब हमारा आंसर निकल जाएगा। तो स्टेप 4 में यहाँ तक उतार देते हैं, G 0 1 N 15 N डबल N हो गया क्या, ये N नहीं उतारना था हमें, N यहाँ पे हम उतार चुके थे, यहाँ पे N हमने कट नहीं किया, यहाँ पे N कट हो गया था। तो अब 15 के बाद कौन सा लेटर आएगा, क्योंकि लेटर और नंबर का सीरीज फॉलो हो रहा है, तो N से बड़ा कौन सा लेटर होगा, N से बड़ा कौन होगा, P T। तो P 16 नंबर होता है, T 20 नंबर होता है, तो P आएगा। P उतार लेते हैं, वहाँ पे P कट कर देते हैं, बाकी को सारा वैसे ही उतार लेते हैं। 55 85 T P 42। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 मतलब जो ये चौथा स्टेज है कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो आपको कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में ये आ रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 में ये चौथा स्टेप मिल गया हमको। तो अपना कौन सा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट बनता है इस क्वेश्चन का। ओके, क्योंकि हमें पता करना था चौथा स्टेज, तो चौथा स्टेज आपको मिल गया यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हो गया ऑप्शन नंबर 4। ये आपको चीज़ ध्यान देना होगा। पहले 14 वाले में एक चीज़ और देख लीजिए। 14 वाले में क्या था, ये आपने इतना झमेला किया तब आपको निकला ये चौथा स्टेप। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको 1 सेकंड में आपको मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा चौथे स्टेज का। क्योंकि आपने क्या देखा, पहले स्टेप में क्या मिला आपको, जी मिला, फिर 55 P 87 जितना भी मिला, आपको पता है कितना भी स्टेज क्यों ना आ जाए, जो पहला लेटर है वो पहले पे ही रहेगा। तो जी इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, कितना भी स्टेप हो जाए उसमें पहला लेटर क्या होगा, जी होगा। तो यही को देख के आपको ऑप्शन में ध्यान देना चाहिए था। ओके, ऑप्शन को आपको देखना चाहिए था। तो ऑप्शन देखते ही पता चल गया कि ओनली 4th ऑप्शन में आपको जी दिया है पहला लेटर, बाकी में किसी में भी पहला लेटर जी नहीं दिया गया है। तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, जब आप ये पहला लेटर जी लिखे होते तभी आप ऑप्शन में मार दिए होते कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट बनता है। ओके, तो ये बिल्कुल आसान था, 1 सेकंड का क्वेश्चन था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 14 था, ये 15 पे आ जाते हैं। 15 में क्या कहा गया, 15 में पूछा गया उपरोक्त चरणों में अनुसरण किए गए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के पुनर्निर्माण को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। हमें टोटल स्टेज बताने कि कितने स्टेज में ये इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं कितने स्टेज बनते हैं। 5th स्टेप पे आते हैं। 5th स्टेप पे क्या करना होगा, फिर आप जी उतारिए, 0 1 उतारिए, N उतारिए, 15 उतारिए। कहाँ तक अरेंज था, P तक अरेंज था ना, हाँ P तक अरेंज था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कौन सा होगा, P हो गया। अब हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो इसके बाद नंबर कौन सा है, 55 42 T। तो हमें 15 से बड़ा नंबर चाहिए, तो 55 तो बहुत बड़ा हो गया, 42 होगा जो कि आपका असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करेगा, मतलब बढ़ते क्रम को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हो गया 42। ओके, आगे देखते हैं। बाकी सारी चीज़ों को आप उतार देंगे, 42 को यहाँ से काटिए फटाक से और बाकी को उतारिए। 55 85 T और P। ओके, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, 6th स्टेप।
जी उतारिए, 01 उतारिए, N उतारिए, 15 उतारिए, P उतारिए, 42 उतारिए। इसके बाद क्या होगा, P के बाद फिर से एक लेटर आएगा जो कि P से बड़ा होगा। या यहाँ पे क्या दिया गया है हमें, बचा क्या था, 55 बचा था, 85, T और P बस बचे हुए हैं। तो अब हम क्या ले लेंगे, P ले लेंगे, क्योंकि P का नंबर 16 आता है, तो यहाँ पे P हो जाएगा। ओके, बाकी यहाँ पे P को काटते हैं, बाकी को उतारते हैं। तो उतारते हैं, क्या दिया, 55, 85 और T बचा हुआ है। ओके, इतना बचा हुआ है ना। 7th स्टेप पे आते हैं। 7th स्टेप में फिर जहाँ तक हो गया उतारते हैं, 01, N, 15, P, 42, P तक हमने उतार लिया था। ओके, कौन कौन से बचे हैं, 55 बचे हैं, T बचे हैं और 85 बचा है। हमें क्या फॉलो करना है, हमें अब चाहिए एक नंबर जो कि 42 से बड़ा हो। तो कौन सा है, 55। तो यहाँ पे 55 लिखते हैं। ओके, जो कि 55 ऑलरेडी यहीं पे था, उतरा हुआ ऑलरेडी। तो इसे हमें छेड़छाड़, मतलब इसको तो हमने कुछ सुधारा ही नहीं, क्योंकि 55 तो यहाँ पे था, 55 फिर आ गया। अगर ऐसा हो गया तो अगले स्टेप में, मतलब इसी स्टेप में अब अगला नंबर को सुधारेंगे। तो P के बाद कौन सा आएगा, T आएगा। T के बाद क्या आएगा, 85 उतर जाएगा, क्योंकि T उतारने के बाद आपका बस कौन सा बचता है, 85। तो 85 लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या देखा, टोटल 7 स्टेप की रिक्वायरमेंट थी इस इनपुट का आउटपुट निकालने के लिए। ओके, तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट बनता है, 7 स्टेप। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 में क्या पूछा था, उपरोक्त चरणों में अनुसार दिए गए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के लिए चरण 5 में बाएं से छठे स्थान की पुष्टि कीजिए। ओके, तो वही वाला था, हमें मिटाना नहीं चाहिए था। तो 5th स्टेप इसका हमें बताना है कि 5th स्टेप में नीचे दिए गए चरणों के अनुसार के ये किए गए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के लिए 5वें में बाएं से छठे स्थान का, मतलब 5वां स्टेप हमें मिटाना नहीं चाहिए था, बुरा स्टेप। तो 5वां स्टेप क्या था, वैसे लिख लेते हैं हम, आप वहाँ से देख लीजिएगा। G था, 01 था, N था, 15 था, P था, 42 था, 55, 85, T और P। बाएं से छठे स्थान, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया। छठे स्थान पर कौन आ रहा है, 42। 42 करेक्ट बनता है, ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट बनता है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन भले ही बड़े हैं, टेक्निक पता होगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा। ओके, टेक्निक आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया, बोर्ड पे आ गया होगा आपके। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, एक जानकारी दी गई है, उसके हिसाब से प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जानकारी क्या दी गई है, भारत सरकार से निःशुल्क वाईफाई कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए एक रेलवे स्टेशन द्वारा निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट किया जाना आवश्यक है। मतलब किसी रेलवे स्टेशन को अगर भारत सरकार से फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी इंटरनेट के लिए चाहिए, तो आपको निम्नलिखित शर्तों को फॉलो करना होगा। वो क्या क्या शर्तें दिए गए हैं, इसे आपको देखना है। तो शर्तें क्या क्या दिए गए हैं, इसे बारी बारी नोट करते जाते हैं हम, क्योंकि ये भी पैसेज टाइप की क्वेश्चन होता है, जिसके बेस पे आपको 2-3 क्वेश्चन और दिखाई देते हैं आगे। तो देखते हैं, पहला शर्त दिया है, प्रतिदिन न्यूनतम 10,000 यात्रियों की वहाँ से यात्रा होनी चाहिए। तो कम से कम 10,000 यात्री डेली यात्रा करने चाहिए। ओके, तो पहला शर्त ये है। दूसरा शर्त क्या दिया गया है, न्यूनतम 2 किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ रेलवे स्टेशन होना चाहिए। 2 किलोमीटर तक, कम से कम, मतलब 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से ज़्यादा जितना भी हो। ओके, 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से ज़्यादा। ओके, उससे या तो 2 किलोमीटर हो या फिर 2 किलोमीटर से ज़्यादा आपका रेलवे स्टेशन
एरिया में फैला होना चाहिए। तीसरा क्या दिया गया है? तीसरा शर्त ये दिया गया है, नेटवर्क की गति 5 KB प्रति सेकंड से ऊपर होना चाहिए। मतलब कि 5 KB पर सेकंड से 5 kbps पर सेकंड, मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए। चौथा क्या दिया है? नेटवर्क इंजीनियरिंग स्टेशन पर उपस्थित रहना चाहिए। नेटवर्क इंजीनियरिंग उपस्थित होना चाहिए। हमेशा एक इंजीनियर आपका रेलवे स्टेशन पे उपलब्ध होना चाहिए। ये शर्तें दिए गए हैं। फिर क्या दिया गया है? एक स्टेशन के मामले में जो अन्य सभी शर्तें को संतुष्ट करता है सिवाय, मतलब कुछ और भी 2 शर्तें दिए गए हैं, इसके अलावा अगर ये करता है तो भी माना जाएगा। देखते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। ए में दिया हुआ है पहला, उपरोक्त यदि प्रतिदिन गाड़ियों की आगमन व प्रस्थान 20 से अधिक है, मतलब 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ अगर चलती हैं, ओके, 20 ट्रेन 20 ट्रेन से ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं तो वो मान्य होगा, 20 या 20 से ज़्यादा। दूसरा क्या दिया गया है? उपरोक्त लेकिन अनुमति 6 महीने के बाद दी जाएगी। मतलब अगर आप इस सारे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं तो 6 महीने बाद आपको भारत सरकार से रेलवे पे आपको वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन दिया है, इस मामले में क्या निर्णय दिया जाएगा। मतलब एक कंडीशन दिया गया है, एक सिचुएशन दिया गया है, उसमें आप क्या डिसीजन लेंगे, क्या डिसीजन लिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। स्टेशन ए 25 किलोमीटर विस्तार में फैला हुआ है। तो ये देखिए आप, 25 किलोमीटर विस्तार में फैला हुआ है, मतलब टर्म 2 को तो फॉलो कर लिया इसने, क्योंकि टर्म 2 को फॉलो कर लिया इसने, क्योंकि 2 से या 2 से ज़्यादा चाहिए थे, इसमें तो 25 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आगे क्या बोला है? स्टेशन के पास एक नेटवर्क इंजीनियर है, इसके पास नेटवर्क इंजीनियर भी है। 100 kbps से अधिक, मतलब ये प्रदान करने का वादा भी करता है। 100 kbps पर सेकंड, मतलब ये 100 kb से ज़्यादा आपका स्पीड देगा ये पर सेकंड में, इसका वादा भी कर रहा है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा? क्या इसे रेलवे पे वाईफाई कनेक्टिविटी मिलेगी भारत सरकार के द्वारा? तो दोस्तों आपने क्या देखा यहाँ पे, इसके बारे में तो इसने कुछ बताया नहीं कि इसके पास कितने पैसेंजर डेली आते हैं, इस रेलवे स्टेशन पे कितने पैसेंजर आते जाते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो इसलिए यह दी गई जानकारी अपर्याप्त है कि हम बता सकें कि इसको वाईफाई मिलेगी या नहीं। तो अपर्याप्त मतलब इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया, स्टेशन को वाईफाई प्रश्न का उत्तर देने के लिए दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट बनता है, क्योंकि हमें इसके बारे में बताया नहीं कि उसको कितने पैसेंजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी पे बेस है, यही डाटा पे बेस क्वेश्चन है। एक नया मामला दिया गया है। स्टेशन पी एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है। 12,000 से अधिक व्यक्ति प्रतिदिन आते हैं, मतलब ये तो कंडीशन फॉलो कर लिया, 10,000 से ज़्यादा हैं, और 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, 3 किलोमीटर मतलब ये भी कंडीशन फॉलो कर लेता है एरिया वाला। स्टेशन का नेटवर्क इंजीनियर 150 kbps के ऊपर नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए तैयार है। मतलब कि स्टेशन का नेटवर्क इंजीनियर, मतलब कि यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर भी है और 150 kbps देने के लिए तैयार है, तो ये भी फॉलो कर लिया। तो मतलब अब इसे क्या होगा, मिलेगी वाईफाई या नहीं मिलेगी? सोच के बताइए। तो दोस्तों सारे टर्म एंड कंडीशन को इसने फॉलो किया तो इसे वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, स्टेशन को वाईफाई कनेक्टिविटी मिलेगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी डाटा पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या कौन सा स्टेशन दिया है। स्टेशन यस के बारे में बात की गई है। स्टेशन यस तटवर्ती क्षेत्र में मौजूद है। ठीक है, तटवर्ती क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ 8,000 यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। 10,000 से कम है भैया। ओके, तो पहला कंडीशन नॉट फॉलोड। आगे क्या कहा है, यह 2 किलोमीटर की से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, तो दूसरे कंडीशन को फॉलो करता है। नेटवर्क इंजीनियर पिछले वर्ष से उपलब्ध है, मतलब नेटवर्क इंजीनियर पिछले 1 साल से उपलब्ध है। ठीक है, ये भी कंडीशन फॉलो हो गया।
50 kbps मतलब 50 kb प्रति सेकेंड देने की वादा करता है, ये भी फॉलो कर लिया। आगे क्या कह रहा है, तो इतना डाटा दिया गया है स्टेशन एस के बारे में, तो क्या इसे वाईफाई कनेक्टिविटी मिलेगी? सोचिए। क्या मिलेगी? नहीं, नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इसने ठीक है ये तो पहली बात तो 10,000 से ज़्यादा इसने दे ही नहीं पाया था, मतलब 10,000 पैसेंजर को फॉलो नहीं करा पाया। यहाँ पे 8,000 बस से प्रतिदिन पैसेंजर आते हैं, तो पहला तो टर्म एंड कंडीशन यहीं ख़त्म हो जाता है। और साथ ही साथ अगर ये नहीं बताया तो यहाँ पे भी तो था एक्सपेक्ट, मतलब सिवाय इसके अलावा, एक्सेप्ट इसके अलावा, मतलब कि अगर ये नहीं फॉलो कर रहा तो ये तो फॉलो कर लेता। 20 ट्रेन के बारे में भी तो नहीं बताया, तो मतलब इसका डाटा इनसफिशिएंट है, दी गई जानकारी बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि कनेक्टिविटी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड में आपका दिया गया है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इसमें कथन दिया गया है, फिर निष्कर्ष दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन, कौन सा निष्कर्ष प्रबल है और कौन सा नहीं है। ओके, क्या कथन दिया गया है, बोर्ड पे आ गया होगा आपके। इन दिनों व्यक्तियों से बड़ी कंपनियां तक उत्पादों और प्रतिक्रियाओं को कंप्यूटरीकरण एक बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। मतलब कि जो बड़े कंपनियां और जो अलग अलग कंपनियां हैं वो उसमें प्रोडक्शन है वो बड़े पैमाने पर हो रहे हैं कंप्यूटरीकरण की वजह से, मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को फॉलो करने की वजह से। क्या व्यक्तियों और संगठनों के लिए इस पर निर्भरता रहना सही है? तो क्या हमें कंप्यूटर पर डिपेंड रहना सही है? निष्कर्ष क्या क्या दिए गए? हाँ, यह उत्पादक स्तर को हर तरफ बढ़ाने से मदद करता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कंप्यूटरीकरण होने से वजह से प्रोग्रामिंग सेट हो जाता है किसी भी मशीन में, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिक प्रोड्यूस करता है। ओके, सारे प्रोग्रामिंग बेस्ड सिस्टम होते हैं, तो ये तो निष्कर्ष सही होता है कि ये प्रोडक्शन बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। तो पहला निष्कर्ष तो सही बनता है। दूसरा क्या दिया है? हाँ, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई पश्चिमी देशों ने कंप्यूटर प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण तेज़ी से तरक्की की है। तो हमें किसी भी मतलब कथन में, कोई भी कथन में ये नहीं बताया गया कि अमेरिका और ब्रिटेन इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, किसी भी देश के बारे में नहीं बताया गया है। तो दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल गलत बनता है, बस निष्कर्ष 1 सही है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ना तो तर्क 1 ना ही सेकंड प्रबल है, तो पहला तो ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या दिया है? केवल तर्क सेकंड प्रबल है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है केवल तर्क 1 प्रबल है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट होता है। तो 20 क्वेश्चन हो गया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आगे का पोर्शन देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियो का हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ओके, थैंक यू।